90 मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग बात करते हैं प्रश्नावली 5, जिसमें हम लोग देखेंगे समानांतर श्रेणी के बारे में। इसमें हम लोग देखेंगे श्रेणी क्या है, समानांतर श्रेणी क्या है, समानांतर श्रेणी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, समानांतर श्रेणी संबंधी जो विभिन्न प्रकार के शब्दावली है उसका नामकरण किस प्रकार से किया गया है, इससे संबंधित हम लोग प्रमुख सूत्र के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी से पहले हम लोग देखते हैं आखिर श्रेणी हमारा है क्या, श्रेणी है क्या, श्रेणी कहते किसको। श्रेणी हमारा वैसा अनुक्रम जो किसी विशेष नियम पर आधारित होता है उसे श्रेणी कहा जाता है। वैसा अनुक्रम जो किसी विशेष नियम पर आधारित होता है उसे श्रेणी कहा जाता है। वैसा अनुक्रम जो किसी विशेष नियम पर आधारित हो उसे श्रेणी कहा जाता है, उसे श्रेणी कहा जाता है। वैसा अनुक्रम जो किसी विशेष नियम पर आधारित हो उसे श्रेणी कहा जाता है। जैसे हम लोग यदि मान लीजिए हम लोग को लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से आगे जो भी हो, आगे यदि हम लोग को मान लीजिए 2 4 8 16 32 इस प्रकार से हमारा लिखा हो, या फिर हमारा 1/2 1/4 1/8 1/16 इस प्रकार से लिखा हो, तो यह सब के सब हमारा क्या है, श्रेणी है। हम लोग श्रेणी में देखें वैसा अनुक्रम जो किसी विशेष नियम पर आधारित हो उसको श्रेणी कहा जाता है। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से ये सभी में जो हमारा है अगला जो पद है पिछले वाला से एक अधिक है। इसमें हम लोग देख रहे हैं जो हमारा अगला पद है वो पिछले वाले पद का दुगना है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि अगला जो पद है उसका हर सभी का हर जो हमारा है वो क्या है, दुगना है। अंश सेम है लेकिन हर सब का एक दूसरे के क्या है, दुगना है। तो हमारा ये सभी के सभी श्रेणी है। या फिर हम लोग कह सकते हैं 4 8 12 16 इस प्रकार से भी रह सकता है। तो यह भी हमारा एक क्या है, श्रेणी है। या 17 हमारा 15 हो सकता है, उसी प्रकार से 13 हो सकता है, 11 हो सकता है। यह सभी के सभी हमारा एक प्रकार का क्या है, श्रेणी है। तो श्रेणी हम लोग देखें वैसा अनुक्रम जो किसी विशेष नियम पर आधारित हो उसको श्रेणी बोला जाता है। श्रेणी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। श्रेणी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। श्रेणी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। श्रेणी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है हम लोग यहाँ पे देखते हैं। श्रेणी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो हमारा होता है वो होता है समांतर श्रेणी। पहला हमारा होता है समानांतर श्रेणी जिसको एपी बोलते हैं। दूसरा हमारा होता है गुणात्मक श्रेणी जिसको हम लोग बोलते हैं जीपी। और तीसरा हमारा होता है हरात्मक श्रेणी जिसको हम लोग बोलते हैं एचपी। पहला समानांतर श्रेणी, दूसरा गुणात्मक श्रेणी और तीसरा हरात्मक श्रेणी। हम लोग यहाँ पे देखेंगे समानांतर श्रेणी के बारे में। जो हमारा गुणात्मक श्रेणी और हरात्मक श्रेणी है, यानी जो हमारा जीपी है एचपी है, इसके बारे में हमें पढ़ना नहीं है। इसके बारे में हमें अगले जो हमारा क्लास होगा, यानी कहने का मेरा मतलब है कि 11th और 12th में इसके बारे में पढ़ना है। तो हम लोग यहाँ पे मुख्य रूप से समानांतर श्रेणी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे पहला देखते हैं समानांतर श्रेणी के बारे में। समानांतर श्रेणी किसको बोला जाता है। समानांतर श्रेणी वैसा श्रेणी को कहा जाता है जिसके 2 लगातार पदों का अंतर हर जगह समान हो। वैसा श्रेणी जिसके 2 लगातार पदों का अंतर हर जगह समान हो उसे समानांतर श्रेणी कहा जाता है। वैसा श्रेणी जिसके दो लगातार पदों का अंतर
पदों का अंतर हर जगह समान हो उसे समांतर श्रेणी कहा जाता है। वैसा श्रेणी जिसके दो लगातार पदों का अंतर हर जगह समान हो उसे समानांतर श्रेणी कहा जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं कौन कौन सा होता है। जैसे यदि हम लोग मान लीजिए लिखते हैं बउआ, जैसे हम लोग को यदि कह दे कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, इस प्रकार से लिखा हुआ है। या फिर हम लोग से कह दे 5, 10, 15, 20, 25, 30, इस प्रकार से कह दे। तीसरा यदि हमारा 5, 0, -5, -10, -15 इस प्रकार से कह दे। या फिर हमारा -1, -3, -5, -7, -9 इस प्रकार से कह दे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 4 में से 2 घटाइएगा तो अंतर हमारा कितना का हो गया, 2 का। 6 में से 4 को घटाइएगा फिर भी अंतर कितना का, 2 का। 8 में से 6 घटाइएगा फिर भी अंतर कितना का हो रहा है, 2 का। यानी इस श्रेणी में हम लोग देख रहे हैं किसी भी 2 लगातार पदों का अंतर निकालेंगे तो हर जगह हमारा क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो वैसा श्रेणी को बोला जाता है समानांतर श्रेणी। यहाँ पे हमारा अंतर 2 का, यहाँ भी हमारा अंतर 2 का, यहाँ भी अंतर 2 का, हर जगह अंतर 2 का। यहाँ हम लोग देख रहे हैं अंतर 5 का, यहाँ भी अंतर 5 का, यहाँ भी अंतर 5 का। तो अभी हर जगह अंतर 5 का ही है, तो यह हमारा एक समानांतर श्रेणी है। यदि हमारा अंतर समान नहीं रहेगा तो वो समानांतर श्रेणी नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 0 में से 5 गए, 5 है तो 0 हो गया यानी -5। यहाँ भी -5, यहाँ भी -5, यहाँ भी -5, यानी हर जगह इसमें -5 अंतर है। यानी ये भी हमारा समानांतर श्रेणी है। इसमें हर जगह हमारा -2 का अंतर है, तो अभी हमारा क्या है, समानांतर श्रेणी है। यानी 2 लगातार पदों का अंतर यदि हर जगह समान हो तो उसे समानांतर श्रेणी कहा जाता है। समानांतर श्रेणी मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। समानांतर श्रेणी मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है हम लोग देखते हैं। समांतर श्रेणी मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है परिमित समांतर श्रेणी, और दूसरा हमारा होता है अपरिमित समांतर श्रेणी। पहला हमारा परिमित समानांतर श्रेणी और दूसरा हमारा होता है अपरिमित समानांतर श्रेणी। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारा परिमित समानांतर श्रेणी क्या होता है। परिमित समानांतर श्रेणी वैसा श्रेणी को कहा जाता है जिसके अंतिम पद मालूम हो। वैसा श्रेणी जिसका अंतिम पद मालूम हो उसे परिमित श्रेणी कहा जाता है। परिमित समांतर श्रेणी वैसा श्रेणी जिसके अंतिम पद मालूम हो उसे परिमित समांतर श्रेणी कहा जाता है। परिमित समानांतर श्रेणी वैसा श्रेणी जिसके अंतिम पद मालूम हो उसे परिमित समानांतर श्रेणी कहा जाता है। जैसे यदि हम लोग को मान लीजिए कि कह रहा है कि 2, जैसे में हम लोग देख रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 तक जाके एंड हो गया। हमारा पता है प्रथम पद भी मालूम है और अंतिम पद भी मालूम है, तो यह एक प्रकार का हमारा कैसा श्रेणी हो गया, परिमित श्रेणी हो गया। क्योंकि हम लोग को यहाँ अंतिम पद क्या है मालूम है। उसी प्रकार से यदि मान लीजिए 5, 10, 15, 20 इस प्रकार से हमारा कह दे 50 तक, तो पहला पद भी मालूम है और अंतिम पद भी मालूम है, तो यह भी हमारा क्या हो गया, परिमित श्रेणी हो गया। उसी प्रकार से यदि हम लोग को कह दे
हम लोग को कह दे कि यदि -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 -10, तो यह भी हमारा एक क्या हो गया, परिमित श्रेणी हो गया। परिमित समानांतर श्रेणी वैसा श्रेणी को कहा जाता है जिसके हमारा अंतिम पद मालूम हो। जिसका हमारा अंतिम पद मालूम हो उसको कहा जाता है परिमित समानांतर श्रेणी। अब हम लोग देखते हैं अपरिमित समानांतर श्रेणी। अपरिमित समानांतर श्रेणी किसको बोलते हैं? अपरिमित समानांतर श्रेणी वैसा श्रेणी जिसके अपरिमित श्रेणी वैसा समानांतर श्रेणी वैसा समानांतर श्रेणी जिसके अंतिम पद मालूम ना हो उसे अपरिमित समांतर श्रेणी कहा जाता है। वैसा समानांतर श्रेणी जिसके अंतिम पद मालूम ना हो उसे अपरिमित समानांतर श्रेणी कहा जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग को यदि कह दे 1 2 3 4 5 इस प्रकार से आगे कहाँ तक जाएगा हमें मालूम नहीं है। उसी प्रकार से दूसरा यदि कह दे 2 4 6 8 10 आगे पता नहीं है। तीसरा यदि कह दे -3 -5 -7 -9 -11 आगे हमारा मालूम नहीं है। तो ये जो हमारा सभी के सभी जो समांतर श्रेणी है उसमें हमारा अंतिम पद मालूम नहीं है कि कितना है। तो जब मालूम नहीं रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं अपरिमित समानांतर श्रेणी, और यदि हमें मालूम रहेगा तो उसको बोलते हैं हम लोग परिमित समानांतर श्रेणी। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि जो समानांतर श्रेणी होता है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। समानांतर श्रेणी होता है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, प्रयोग कहाँ किया जाता है, हम लोग आखिर किस प्रकार से किसके लिए इसको पढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं समानांतर श्रेणी का प्रयोग। समांतर श्रेणी का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? अपने दैनिक जीवन में हम लोग समानांतर श्रेणी का प्रयोग कहाँ करते हैं? जैसे मान लीजिए आप लोग को पिताजी या कोई और जो होंगे वो नौकरी करते हैं। तो जब नौकरी करते हैं तो उनको फिक्स जो हमारा मंथली होता है उसमें इंक्रीजिंग होता है समय के हिसाब से। जैसे मान लीजिए कि 1 साल का वेतन यदि उनको 8,000 रुपया मिल रहा है और प्रत्येक आने वाले वर्ष में यदि 1 साल पूरा हो जाएगा तो उनको 100 रुपया का वृद्धि कर दिया जाएगा। यदि हम लोग मान लीजिए कि पहले हमारा उनको वेतन मिल रहा था 100 रुपया, पहले वेतन मिल रहा था उनको कितना 100 रुपया, यानी पहला ईयर में जैसे ही 1 साल पूरा हो जाएगा तो उनको मिलेगा कितना 200 रुपया, और जैसे ही दूसरा साल भी पूरा हो जाएगा तो उनको कितना मिलेगा 300 रुपया, और जैसे ही उनको हमारा तीसरा साल पूरा हो जाएगा तो उनको कितना मिलने लगेगा 400 रुपया। इसी प्रकार से आगे हमारा 800 रुपया होने तक कितना समय लगेगा ये पता करने के लिए हम लोग समानांतर श्रेणी का प्रयोग करते हैं। दूसरा, यदि हम लोग मान लीजिए आपने देखे होंगे गांव देहात में या कहीं भी हम लोग इंटरेस्ट पे पैसा लेते हैं, तो इंटरेस्ट पे पैसा लेते हैं तो उसमें आपको इंटरेस्ट के रूप में कुछ ना कुछ पैसा देना होता है। जैसे 1 महीना में 10% या 1 साल में 20%, इस प्रकार से हम लोग इंटरेस्ट के रूप में लेते हैं। तो मान लीजिए हम लोग 1,000 रुपया कर्जा लिए, 1,000 रुपया कर्जा लिए 10% वार्षिक की दर से। 10% वार्षिक की दर से कहने का मतलब है कि 1 वर्ष में 10% लेंगे, यानी 100 रुपया का 10 रुपया, तो 1,000 रुपया का 100 रुपया होगा। जैसे ही हमारा 1 साल पूरा हो जाएगा तो उनके यहाँ से कितना हम लोग ले लेंगे 1100 रुपया। जैसे ही हमारा 2 साल पूरा हो जाएगा तो हम लोग 1200 लेंगे यदि साधारण ब्याज पर है तो। जैसे ही हमारा 3 साल हो जाएगा तो हम लोग 1300 रुपया लेंगे। इस प्रकार से हम लोग को 1800 रुपया लेने के लिए कितना समय का प्रयोग करना पड़ेगा?
तो इन सब तथ्यों का पता लगाने के लिए हम लोग समानांतर श्रेणी का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग देखे होंगे अपने घरों में निशैनी जो होता है वो हमारा एक सेम साइज का होता है, जो एक घटते क्रम में जाता है। नीचे देखे होंगे कि इस प्रकार से हमारा बना होता है, यहाँ से हमारा नीचे हमारा कुछ ऊंचा टाइप का रहता है, यहाँ से हमारा इस प्रकार का रहता है, आगे जाते जाते कम जाता है। तो ये सबसे बड़ा रहता है, उसके बाद इससे कम, ये कम, ये कम, ये कम, और आगे जाके खत्म हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि यह जो हमारा जो डंठल इसमें लगा होता है यह भी एक श्रेणी के रूप में लगा होता है। तो हम लोग ये पता करेंगे कि इतना लंबा बांस है तो उसमें इतना यदि डिस्टेंस पर हम लोग यदि डंठल को लगाएंगे तो कितना डंठल की आवश्यकता होगा या कितना फट्टी की आवश्यकता होगा, इसका पता करने के लिए हम लोग समानांतर श्रेणी का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं समानांतर श्रेणी संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद। समानांतर श्रेणी संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। जैसे हम लोग पहला देखते हैं, प्रथम पद किसको बोला जाता है? प्रथम पद किसी श्रेणी के पहले पद को प्रथम पद कहा जाता है। किसी श्रेणी के पहले पद को प्रथम पद कहा जाता है। किसी श्रेणी के पहले पद को प्रथम पद कहा जाता है। प्रथम पद को ए द्वारा सूचित किया जाता है। प्रथम पद को स्मॉल ए द्वारा सूचित किया जाता है। प्रथम पद को किससे सूचित करते हैं? स्मॉल ए से। प्रथम पद किसको बोलते हैं? किसी श्रेणी के पहले पद को प्रथम पद कहा जाता है। आगे हम लोग दूसरा देखते हैं, सार्व अंतर। दूसरा हम लोग देखते हैं सार्व अंतर। तो दो लगातार पदों के अंतर को सार्व अंतर कहा जाता है। सार्व अंतर कहा जाता है। दो लगातार पदों के बीच का जो अंतर होता है, जैसे हम लोग देख रहे थे 1, 3, 5, 7, इसके बीच का जो डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को क्या कहा जाता है? अंतर कहा जाता है। सार्व अंतर को स्मॉल डी द्वारा सूचित किया जाता है। सार्व अंतर को हम लोग किससे सूचित करते हैं? स्मॉल डी द्वारा। इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावली में देखते हैं, अंतिम पद हम लोग किसको बोलते हैं? अंतिम पद किसी श्रेणी के अंतिम पद को अंतिम पद कहा जाता है। किसी श्रेणी के अंतिम पद को अंतिम पद कहा जाता है। जैसे हम लोग देख रहे थे कि मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10 इतने तक है, तो अंतिम पद हमारा कौन हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यानी किसी श्रेणी के अंतिम पद को हम लोग क्या कहते हैं? अंतिम पद को अंतिम पद कहा जाता है। जो अंतिम पद को टीएन द्वारा सूचित किया जाता है। अंतिम पद को हम लोग किसको द्वारा सूचित करते हैं? टीएन द्वारा भी कर सकते हैं, यदि हमें अंतिम पद मालूम हो। जैसे मान लीजिए हम लोग को यदि कह दे कि तीसवा पद, तो तीसवा पद को हम लोग T10 से सूचित करते हैं, है ना। अंतिम पद को हम लोग TN द्वारा सूचित किया जाता है।
या हम लोग कह सकते हैं अंतिम पद को दूसरे शब्दों में ऐसे हम लोग एल द्वारा भी कह सकते हैं, एल द्वारा सूचित किया जाता है। अंतिम पद को किसके द्वारा? टीएन द्वारा। यदि मालूम हो तीसरा पद तो हम लोग टी कह देते हैं। ऐसे अंतिम पद को हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं? एल द्वारा। किसके द्वारा सूचित करते हैं? एल द्वारा, है ना। अंतिम पद को हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं? एल द्वारा। इसके बाद हम लोग चलते हैं एनवा पद। एनवा पद, एनवा पद किसको बोलते हैं? एनवा पद। एनवा पद हमारा क्या होता है? एनवा पद जिस पद के बारे में, जिस पद के बारे में कहा जाता है, जिस पद के बारे में कहा जाता है उसे एनवा पद कहा जाता है। एनवा पद कहा जाता है। जिस पद के बारे में कहा जाता है उसको एनवा पद कहा जाता है। जैसे 16वां पद, 17वां पद, 18वां पद, तो हम लोग लिखेंगे एन 16, है ना। या उसको हम लोग यदि मान लीजिए 16वां पद हमसे कह रहा तो उसको हम लोग लिखते हैं टी 16, टी 18, इस प्रकार से। और एनवा पद को टीएन द्वारा सूचित किया जाता है। टीएन द्वारा सूचित किया जाता है। एनवा पद को टीएन द्वारा सूचित किया जाता है। हम आप कीजिएगा, अंतिम पद को हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं? एल द्वारा सूचित करते हैं। जो हमारा एनवा पद होता है उसको हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं? जो हमारा एनवा पद होता है उसको टीएन द्वारा सूचित किया जाता है। आगे हम लोग इससे संबंधित हम लोग देखते हैं एन पदों का योग। एन पदों का योग, एन पदों का योग हमारा क्या होता है? एन पदों का योग, एन पदों का योग जिस पद के बारे में पूछा जाए, जिस पद के बारे में पूछा जाए उसके पद तथा उसके पहले सभी पदों के, उसके पहले सभी पदों के योग को एन पदों का योग कहा जाता है। योग कहा जाता है। ये हमारा योग है, योग कहा जाता है। जिस पद के बारे में पूछा जाए उसके पद तथा उसके पहले सभी पदों के योग को एन पदों का योग कहा जाता है। एन पदों के योग को एस एन द्वारा सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। एन पदों के योग को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? एन पदों के योग को एसएन द्वारा सूचित किया जाता है। एन पदों के योग को एसएन द्वारा सूचित किया जाता है। अब इससे संबंधित हम लोग देखते हैं कुछ शॉर्टकट जो हमारा याद रखने योग्य बातें हैं, उसको हम लोग किस प्रकार से याद रखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखें सार्व अंतर, है ना। सार्व अंतर, सार्व अंतर, सार्व अंतर को हम लोग किससे सूचित करते हैं? डी से। प्रथम पद को हम लोग किससे सूचित करते हैं? प्रथम पद को ए से। एनवा पद को हम लोग किससे सूचित करते हैं? एनवा पद को हम लोग सूचित करते हैं टीएन से। एन पदों के योग को हम लोग किससे सूचित करते हैं? एसएन से। एसएन से। अंतिम पद को हम लोग किससे सूचित करते हैं? एल से। यही हमारा मुख्य रूप से याद रखने योग्य बातें हैं। शॉर्ट में सार्वंतर को डी से, प्रथम पद को ए से, एनवा पद को टीएन से, एन पदों के योग को एसएन से और अंतिम पद को हम लोग एल से सूचित किया जाता है। अब हम लोग इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है उसके बारे में चलते हैं। हमारा जो प्रमुख सूत्र है, प्रमुख जो हमारा सूत्र है वो हमारा कुछ इस प्रकार का है। पहला हमसे आपसे पूछेगा सार्व अंतर। सार्व अंतर
सार बनता है जिसको डी बोलते हैं। डी बराबर होता है T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, या हम लोग कह सकते हैं T3 माइनस T2, या कह सकते हैं T4 माइनस T3। अब कुछ ही बोल सकते हैं, ऐसे जनरली हम लोग T2 माइनस T1 का प्रयोग करके निकालेंगे। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है, जो दूसरा याद रखना है एनवा पद, एनवा पद यानी Tn। Tn बराबर हमारा होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां आपको a पता है प्रथम पद, n पता है जिसके बारे में पूछा जाए, और d हमारा होता है सार्व अंतर। इसके बाद जो हमारा तीसरा याद रखना है n पदों का योग, n पदों का योग, जिसको हम लोग सूचित करते हैं एसएन से, एसएन से, यानी एसएन बराबर होता है n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ n हमारा क्या हो गया, जितना हमारा पद रहेगा, a हमारा प्रथम पद और d हमारा हो गया सार्वंतर। तो मुख्य रूप से आपको यह 3 फार्मूला ही इस चैप्टर में याद रखना है। यदि आप ये 3 फार्मूला याद रख लिए और जो इसके पहले आपको बताया गया उसको यदि आप अच्छे से समझे होंगे तो इस चैप्टर से आपको 10 नंबर गारंटी आएगा। ऑब्जेक्टिव में 5 नंबर और 5 नंबर बनाने के लिए आएगा। इससे संबंधित बहुत सारा प्रश्न होता है। ये चैप्टर आसान है, आशा करते हैं आप इन सबों को याद कर लीजिएगा। जब चैप्टर हम बताएंगे तो ये सारी चीज कंप्लीट हो जाएगी। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।